दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि तौकीर रजा सिर्फ एक मौलाना था तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। असली पिक्चर आपको नहीं पता है कि आखिरकार ये जो तौकीर रजा मौलाना बरेली है ये कौन था, इसके जो मंसूबे थे ये क्या थे और कितना खतरनाक ये था। सोचिए, जब तौकीर रजा को खुलेआम पता था कि यूपी के सत्ता के सिंहासन पर योगी आदित्यनाथ बैठे हैं जो बार बार गर्मी शांत करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में कहीं पत्ता हिलता है, साजिश होती है, तो जवाब ऐसा मिलता है कि जिसे समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी तौकीर रजा ने ये सब जानबूझकर बरेली में किया, क्योंकि तौकीर रजा के दिल में, जहन में योगी का डर नहीं था। उसके जो मंसूबे थे क्लियर थे। ताकत देखिए, 2010 में बरेली में दंगा होता है, मायावती की सरकार होती है, 2 मार्च का समय होता है और उसके बाद 72 घंटे बाद तौकीर रजा को छोड़ दिया जाता है। बरेली से स्पेशल विमान में लखनऊ बुलाया जाता है, मायावती से मुलाकात कराई जाती है अनुपम जी, और उसके बाद सम्मान दिया जाता है। 2010 में हिंदुओं के साथ जो दंगा हुआ, ताकत सरकार बदली, 2012 में सत्ता में अखिलेश यादव आए, ताकत और इस मौलाना की बढ़ जाती है। बढ़ कैसे जाती है? मायावती ने जो किया, उसके बाद मुलायम क्या करते हैं, मंच पर स्वागत करते हैं, शॉल उड़ाकर सम्मान करते हैं, उसके बाद लाल बत्ती, राज्य मंत्री का दर्जा अखिलेश सरकार में, और अब योगी सरकार डेंटिंग पेंटिंग का काम मौलाना का चालू हो गया है और काली टोपी के पीछे काला चेहरा सामने आ गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े अच्छे से समझने वाले अनुपम प्रसून जी मेरे साथ हैं। मौलाना के जो काली टोपी के पीछे काला चेहरा था वो सामने आ गया है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो मौलाना नहीं, अतीक और मुख्तार का भी बाप था। देखिए, हैं ये मौलाना हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हुए लखनऊ पहुंचाया जाता है। गिरफ्तार होने के बाद उस पूरे मामले में क्लीन चिट मिल जाती है। क्लीन चिट सबूतों के अभाव में, सबूत तो खुलेआम थे कि वहां 38 दुकानें। सोचिए कि उस समय सबूत नहीं मिलती है, सारे पुलिस को सबूत नहीं मिलते हैं। सबूत नहीं होने की वजह से इस मौलाना को अदालत से भी क्लीन चिट मिल जाती है और सरकार एक तरीके से रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करती है। और ये मत भूलिए कि आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उनका वेलकम करने वाले नेता कौन थे? नसीमुद्दीन सिद्दीकी, यानी जिनका आज नामो निशान नहीं है, जो बसपा में फंड रेजर, ट्रेजरर या जो कह लीजिए आप, मायावती के पास जो पैसे पहुंचते थे ना पेटियों में भरकर, वो पहुंचाने वाला सबसे बड़ा स्रोत नसीमुद्दीन सिद्दीकी होता था। और उस नसीमुद्दीन सिद्दीकी का वो तो सिद्दीकी तो ठंडा खुद हुआ ही, और आप देखिए कि उसने तौकीर रजा जैसे लोगों को पाला पोसा। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने एक बात शुरू में कही अपने इंट्रो में कि इस मौलाना को पता था कि योगी आदित्यनाथ हैं, गर्मी शांत की जा सकती है, लेकिन फिर भी इसने ऐसा जहमत क्यों उठाई? इसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है? दोस्तों, ये सोचना, आपका सोचना जायज है, कौन सी ताकत काम कर रही है? ये मौलाना आदतन हिंसा फैलाने वाला है, आदतन। और जब कोई आदतन हो जाता है तो उसमें डर खत्म हो जाता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये आदतन है? इस पर पता है पहला मामला कब दर्ज हुआ? तौकीर रजा पर पहला मामला कब दर्ज हुआ? 1980 में, शायद 1982 में। और वो मामला क्या था? दंगे भड़काने का। 1982 से लेकर 2025 तक आप उठाकर देखिए, कम से कम ये जो 40 साल का इतिहास है, 43 साल का, इन 43 सालों के इतिहास में इस मौलाना ने 1 2 नहीं 17 दंगे भड़काए। 17 दंगे, आप समझ रहे हैं 17 दंगों का क्या मतलब होता है? उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा भड़कता है तो उसकी जो बीज होती है, उसका जो रास्ता होता है, उसका जो बीज होता है, वो यही तौकीर रजा बोता है। यानी मैं आपको बताता हूँ, इसकी पूरी लिस्ट लेकर आया हूँ। सोचिए, 1982 में दंगा कराने के मामले में इस पर FIR हुआ, इसके बाद 1987 में FIR हुआ, फिर 1 साल बाद 1988 में एक FIR हुआ, फिर 1996 में एक FIR हुआ दंगे के मामले में। ये उसके दंगों की हिस्ट्री है। इसके बाद साल 2000 में हुआ, फिर 2007 में हुआ, फिर 2010 में हुआ जिसमें ये छूट कर आया था, और फिर 2019 में हुआ, फिर 2023 में हुआ। ये जो मैं बता रहा हूं 1982 से लेकर अब तक, आप अगर जोड़ेंगे तो ये करीब 40 साल, 42 साल, 43 साल के आसपास का सफर बनता है। अब ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि 17 दंगे वो करा चुका है और 18वें की धमकी दे रहा है? 17 दंगे वो करा चुका है और 18वें की धमकी दे रहा है और 18वें में गिरफ्तार हो गया।
धमकी कहाँ दे रहा था? हो गया था सब कुछ, सब कुछ हो गया, उसने कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूं आपको, 17 पर एफआईआर हुआ, मतलब 17 एफआईआर पहले थे, उन सारे मामलों में वो छूट गया। उसको ये लगा कि ये तो वही सरकारें हैं जो मेरा पहले, हाँ, जो छुड़ाती हैं, पहले दंगा मैं करवाता हूं, पहले तोड़ता फोड़ता हूं पुलिस को, और फिर बुलाकर ये सरकारें सम्मान करती हैं मेरा। तो इसको वही सरकारें लगी। मैं एक बात, इस पूरे देश में अब कानून का कितना बड़ा लूप होल है ये आप समझिए। 17 दंगे करवाने वाला कितना बेखौफ होकर अपनी जिंदगी जी रहा था और राजनीतिक संरक्षण हासिल कर रहा था कि मुलायम सिंह यादव जैसे नेता, उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो जाए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को पाला पोसा भी। वरना तौकीर रजा की क्या बिसात कि वो इतना बड़ा कांड करने के बाद, इतने एक साथ 17 कांड करने के बाद 18वें की फिर से उसने हिम्मत दिखाई। उसको ये पता था कि मैं जेल जाऊंगा, जब दंगे होंगे तो मुझे बचाने वाले अखिलेश यादव हैं, मुझे बचाने वाले ओवैसी आ जाएंगे, मुझे बचाने के लिए मायावती खड़ी हो जाएंगी, मुझे बचाने के लिए नसीमुद्दीन खड़ा हो जाएगा, मुझे बचाने के लिए इस तरह से जितने जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो सारे लोग खड़े हो जाएंगे। उसको ये बात पता था। उसको ये नहीं पता था कि आजम खान की क्या हालत हो गई, उसको ये नहीं पता था कि इरफान सोलंकी की हालत क्या हो गई। वो यही गलती कर बैठा जो आपने कहा ना कि वो क्यों, उसकी ताकत कहाँ है। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही क्यों कहें हम, सिर्फ समाजवादी पार्टी को इसका दोष क्यों दें। इस व्यक्ति की मदद से कांग्रेस ने अपनी राजनीति की। ये व्यक्ति मस्जिदों से ऐलान करवाता था कि कांग्रेस को वोट दो। ये व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी को खुलकर समर्थन करता था और मायावती अपने बगल में बिठाकर फोटो तस्वीरें खिंचवाती थी। ये व्यक्ति खुलकर हिंदुओं को, अब एक बात बताइए मुझे, कुछ चलिए हम मानते हैं अखिलेश यादव की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो एक्सपोज कर दिया है कि भाई हमारा वोट बैंक मुस्लिम और यादव, MY समीकरण है। मायावती तो ब्राह्मणों से वोट लेती हैं, मायावती तो ब्राह्मणों से वोट लेती है। इस व्यक्ति ने ब्राह्मणों को मारा पीटा, मायावती ने कुछ नहीं किया। अनुपम जी, एक चीज यहाँ रोक रहा हूँ, मायावती के कानून की बड़ी चीजें बताई जाती हैं कि योगी के बाद बोला जाता है यूपी में अगर कानून व्यवस्था किसी की टाइट थी तो मायावती की थी। अरे सरकार मायावती की 2010 में थी जब बरेली में दंगा होता है और ये छूटकर 72 घंटे बाद मायावती से सम्मानित करती है। वो कौन सी कानून व्यवस्था थी अनुपम जी? अब सोचिए, पता है क्या उस समय किसकी पावर थी, किसका चलता था ये मैंने थोड़ी देर पहले एक नाम बताया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। बहुत बेइज्जत करके मायावती ने उसको भगाया था। बहुत मायावती को समझने में कि हमारे आसपास कौन लोग बैठे हुए हैं बहुत वक्त लग गया। इसी वजह से आज उनकी पार्टी की ये हालत हो गई। आप सोचिए कि एक मरे हुए व्यक्ति को कंधा देने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है। इस पार्टी को कंधा देने के लिए कितने लोग हैं? मायावती की पार्टी को कंधा देने के लिए कितने लोग हैं? 4 लोग भी नहीं है। कह रहे हैं कि वापसी होने वाली है इस बार। खैर वापसी मायावती जी आज कह दें, वो बहुत सीनियर लीडर हैं, उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो आज कह दें कि हमारी पार्टी चांद पर जाकर राजनीति करेगी, लेकिन कहने और करने में तो फर्क होता है ना। आपने इन जैसे जिस तरह से आपने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बिठाया, जिस तरह से आपने तौकीर रजा को अपने पास बिठाया, इसी का अंजाम था कि आज आपकी पूरी पार्टी अपने आखिरी दिन गिन रही है। अनुपम जी, दर्शकों को बड़ा समझना बड़ा आसान हो गया कि कैसे ये जो मौलाना था तौकीर रजा चुटकी बजाता था। यानी आप सोच समझ सकते हैं कि 17 दंगे करा चुका था, 18वां कराने वाला था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हाँ। इसको MLC बनाया कांग्रेस ने। इस व्यक्ति का राजनीतिक पावर समझिएगा आप। कांग्रेस ने MLC बनाया, इसने नगर निगम का चुनाव लड़ा, मतलब इसने पार्टी जब बनाई 2001 में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल IMC, इसने पार्टी बनाई और ये नगर निगम का चुनाव लड़ा। बरेली में इसने 10 सीटें जीती। वहां से इसने दिखाया कि हमारे पास कुछ पावर है। फिर कांग्रेस ने इसको MLC बना दिया। फिर उसके बाद बसपा ने इसको रखा अपने साथ। फिर 2012 में अखिलेश यादव आए, तो अखिलेश यादव आप जो बात कर रहे हैं वो उसी 2012 से 17 के बीच की है, जब इसको सम्मानित किया मुलायम सिंह यादव ने। इसको सम्मानित किया। लाल बत्ती में क्यों गुम बात है? इसको दर्जा मिला हुआ था कैबिनेट मंत्री का, इसको ये दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री था। बताता हूं, 2012 के यूपी चुनाव में इसने अखिलेश यादव को समर्थन दिया और घूम घूम कर जितने मुस्लिम बस्ती थे उनमें ये कहता था कि समाजवादी पार्टी को वोट करो। 2013 में इसे हैंडलूम कॉर्पोरेशन का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, जो एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का होता है।
कितने विधायक जीते थे इनकी पार्टी से? कोई विधायक नहीं जीता था। तब भी बना दिए मंत्री। हाँ, इसका पावर समझ लीजिए आप। देखिए अभी होता क्या है, इतना पावर था बोर्ड और निगम में तो आपको पता ही है कि कैसे मारामारी होती है। इस मौलाना तौकीर रजा का पावर इतना था कि इसका एक विधायक नहीं, एक सांसद नहीं, ये खुद 2-4 मुस्लिम बस्तियों में घूमकर वोट दिलवा सकता था, लेकिन इसको राज्य मंत्री का दर्जा मिल चुका था। अनुपम जी, ये बात भी दर्शकों को पता लग जाना जरूरी है कि कैसे 2010 में ये मौलाना दंगा कराता है। अखिलेश सुनिए हाँ। आगे भी सुनिए ना। हाँ। अभी तो दर्शकों को ये सारी बातें पता है। हाँ। किसको नहीं पता है कि मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसको भड़काने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। बरेली के बाद जो उसका बरेली का जो परिणाम था वो मुजफ्फरनगर दंगों से इसका बहुत बड़ा योगदान था। हाँ। इस मौलाना तौकीर रजा का बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा इसको देखिए, आपने तस्लीमा नसरीन का नाम सुना है? बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी राइटर है, बांग्लादेशी राइटर है, मतलब वो अभी बांग्लादेश से निष्कासित हो चुकी हैं, अभी नहीं रहती है वहां पर। उसको इसने फतवा जारी किया। इसने द्रौपदी के ऊपर कमेंट किए थे, और दिलचस्प बात यह है कि जब ये द्रौपदी के ऊपर कमेंट करता था तो जो भगवान राम की पूजा करते हैं, जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको भी यह आपत्ति नहीं होती थी कि भाई ये क्यों कह रहा है, ये व्यक्ति हम जिसको अपने बगल में बिठा रहे हैं ये द्रौपदी के ऊपर इस तरह के कमेंट कर रहा है। अरे तुम खाली नारा लगाओगे गुस्ताख नबी की एक ही सजा, आगे तो मैं लाइन क्या बोलूं। तुम ये नारा लगाओगे लेकिन तुम हिंदुओं के धर्म में जिनको नायक माना जाता है उनका अपमान करोगे तुम। भगवान कृष्ण के बारे में इसने कहा, वो भी सबने सुना। इसका पूरा इसकी जो पूरी हिस्ट्री रही है मैं आपको बताता हूं। जब ये इस पर पहला जो दंगा भड़काने का मामला दर्ज हुआ था उस समय ये टीनेज में था। इसकी परवरिश आप सोचिए, जरूर किसी आतंकी स्कूल में हुई होगी। टीनेज में ये दंगा भड़काता था, और हमने एक पिछले वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि ये अपने हर दंगे में पेट्रोल बम का इस्तेमाल करता है। सोचिए 1982 से करता आ रहा है। सेम पैटर्न इस बार भी पेट्रोल बम 1982 से करता आ रहा है। उस वक्त भी इस पर यही मामला आया था। कितना गंभीर और अपराधी किस्म का आदमी है ये। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को ऐसी पार्टियों से और ऐसे लोगों से भी सावधान हो जाना चाहिए। और अब तो कोई आए इसको लेकर कि हमें वोट दे दो तो पूछना चाहिए। और आज तो मैं ये समझता हूं कि मुसलमानों के लिए परीक्षा की घड़ी है। उनको अब ये बताना पड़ेगा कि तौकीर रजा जैसे लोगों की उनमें जरूरत है या नहीं है। जरूरत है तभी तो उसके पीछे 40,000 लोगों की भीड़ पहुंच जाती है बरेली को जलाने के लिए। मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूं, वो सारी भीड़ इसके एक बुलावे पर नहीं आई होगी। इसने उनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको पैसे भी देकर बुलाए होंगे इसने, जैसा ये आदतन रहा है। इसके पास पैसे की भी कमी नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए। साम्राज्य तूती इसका इतना बड़ा साम्राज्य है। मायावती ने इसको क्यों लगा कर रखा? नसीमुद्दीन सिद्दीकी इसको हेलीकॉप्टर से रिसीव करने क्यों आया जेल से छूटने के बाद? इसको अखिलेश यादव ने राज्य मंत्री का दर्जा क्यों दे दिया? आपको पता है बोर्ड निगम में मंत्री पद का दर्जा पाने के लिए, बोर्ड निगम में जगह पाने के लिए कितने लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। राजनीति करने वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। ये सारे लोग, इसके पास पैसों की कमी नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि 350 से ज्यादा मस्जिदों में और 300 से ज्यादा ट्रेंड लोगों को बुलाकर इसने भर कर रखा था, जो वहां पर आने वाले नमाजियों को बता रहे थे कि कैसे हमला करना है, कैसे पुलिस को घेरना है, कैसे उनके हथियार क्लियर मैसेज दिए गए थे उनको। कितने ट्रेंड लोग बुलाए गए होंगे, इसका मतलब वो ये काम पहले भी कर चुके होंगे। देसी विदेशी आधुनिक हथियार और सर तंजुजा के नारे लगा के उकसाना, ये सब मतलब पहले से सब कुछ रचा गया था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आज मुसलमानों के लिए परीक्षा की घड़ी है कि ऐसे मौलानाओं को आप रखेंगे या इनका बहिष्कार करेंगे। ठीक है, अगर सही है कि मुसलमान अगर इनका बहिष्कार करते हैं तो इस देश में एक अच्छा सौहार्दपूर्ण मैसेज जाएगा, और वरना यही लगेगा कि हाँ बहुत सारे लोग हैं जो तौकीर रजा से मिले हुए हैं। देखिए, अगर आज तक आपको पता था कि उत्तर प्रदेश में जो साम्राज्य था अतीक का चलता था, गुंडा राज मुख्तार का चलता था, लेकिन ये जो मौलाना है मस्जिद की आड़ में यूपी में एक ऐसा काला साम्राज्य चला रहा था। बरेली को जब चाहे चुटकियों की तरह जला देता था। सरकारें इसका महिमा मंडन ऐसे करती थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में उसका स्वागत किया जाता था, सम्मान किया जाता था, लाल बत्ती की गाड़ी दी जाती थी, मंत्री पद दिए जाते थे, तमाम तरह की चीजें इस मौलाना को इन्हीं सरकारों ने दी जिन सरकारों
मुसलमानों ने हिंदुओं से वोट लिया और मुस्लिमों के द्वारा ये जो मौलाना बार बार दंगे कराता रहा, इसे इसका इनाम मिलता रहा। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए कैसे आखिरकार जो सरकारें मेहरबान थी वो कौन सरकारें थी।